Only the paranoid survive. How to identify and exploit the crisis points that challenge every business. Book by Andy Grove. Introduction. एक बार रुकें और उन टॉप 10 सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस न्यूज़ के बारे में सोचें जो आपने सुने हैं। भले ही आप कितने भी साल के हों, आप किसी ऐसे एक सेक्टर के बारे में ज़रूर जानते होंगे जो पूरी तरह से बदल गया है। आज बिजनेस की दुनिया में बहुत तेज़ी से और कंट्रोल के बाहर होने वाले बदलाव हो रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों का भी साल भर में दिवाला निकल सकता है। वहीं नए स्टार्टअप्स कुछ महीनों में ही करोड़ों रुपए कमाने लगते हैं। बिजनेस की दुनिया ऐसे कई इवेंट्स से भरी हुई है जो इस बात को भी बदल सकती हैं कि हम इंडस्ट्रीज को कैसे देखते हैं। इन घटनाओं को स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कहते हैं। इस बुक के ऑथर एंडी ग्रोव पहले इंटेल के सीईओ थे। उन्होंने उस कंपनी को कई चैलेंजेस से बाहर निकालने का काम किया था। ग्रोव का मानना है कि किसी भी लीडर के अंदर पागलपन होना चाहिए। जब तक आप हर चीज को लेकर परेशान नहीं होंगे तब तक आप बदलाव के लिए तैयार नहीं होंगे। पर ग्रोव की सबसे बड़ी चिंता थी स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। इस समरी में आप इंडस्ट्री को बदलकर रख देने वाले इवेंट्स के कारणों के बारे में जानेंगे। आप स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स को पहचानना और उसके प्रति अच्छे से जवाब देना भी सीखेंगे। यह लेसन्स रेगुलर एम्प्लॉयीज और बिजनेस लीडर्स के लिए जरूरी हैं। आप इंडस्ट्रीज को बदलने वाली घटनाओं का फायदा उठाना भी सीखेंगे। अगर कोई बिजनेस बहुत तेजी से बदल रहा है तो इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि वो बर्बाद हो रहा है। जो लोग उसी तेजी से खुद को ढाल सकते हैं उनके लिए यह बहुत अच्छे मौके भी देता है। इस समरी में वो लेसन्स हैं जो एंडी ग्रोव ने इंटेल के सीईओ के रूप में सीखे थे। 10x चेंज। किसी बिजनेस की हेल्थ को उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेज से बताया जा सकता है। माइकल पोर्टर, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्चर हैं, उन्होंने इसके लिए एक मॉडल तैयार किया है। उन्होंने 5 ऐसे फोर्सेज ढूंढे हैं जो ये तय करते हैं कि बिजनेस में कंपटीशन है या नहीं। पहला है कंपनी के कंपीटिटर्स का नेचर। अगर किसी कंपनी के बहुत सारे अमीर कंपीटिटर्स होंगे तो बिजनेस को सक्सेसफुल होने में दिक्कत होगी। दूसरा फोर्स है सप्लायर्स। जिस बिजनेस के पास कई सारे सप्लायर्स होते हैं वो कम रिस्क पर होता है, पर अगर सप्लायर्स लालची और भ्रष्ट होंगे तो ये कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं होगा। तीसरा फोर्स है कस्टमर्स। अगर किसी कंपनी के लॉयल, फ्लेक्सिबल और अमीर कस्टमर्स होंगे तो कंपनी को सक्सेस जरूर मिलेगा। चौथा है वो लोग जो आपकी कंपनी के कंपीटिटर्स बन सकते हैं। हो सकता है कि कोई अमीर और ज्यादा बड़ा बिजनेस आपकी इंडस्ट्री में आने की कोशिश कर रहा हो। पांचवें फोर्स को सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसका मतलब है कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस को अलग तरीके से लोगों को दिखाया जा सकता है। वो प्रोडक्ट जो यूनिक होता है और जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता है उसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, यानी उसे कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ता। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट अपने कंपीटिटर्स से एक कदम आगे रहता है। एंडी ग्रोव ने एक छठे फोर्स को भी पहचाना है जो कंपनीज पर असर करता है। वह है बिजनेस का कॉम्प्लीमेंटर। कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस वो चीज होती है जिसे कस्टमर आपके प्रोडक्ट के साथ खरीदता है। जैसे गैसोलीन कार इंडस्ट्री का कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है। यह 6 फोर्सेज हमेशा बदलते रहते हैं। आमतौर पर बिजनेस बिना किसी परेशानी के इनके हिसाब से ढल जाता है, लेकिन अगर ये बदलाव 10x हो तो वो बहुत बड़ा और ऐसा डेवलपमेंट होता है जिसका अंदाजा भी नहीं होता है। ऐसा तब होता है जब इन फोर्सेज में से कोई एक आम तौर पर जितना बढ़ता है उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। 10x बदलाव ही बिजनेस के मैनेजमेंट का असली टेस्ट होता है। यह आपकी कंपनी कैसे फंक्शन करती है उसे पूरी तरह बदल देता है। जो चीजें पहले काम करती थी उनका 10x बदलाव के दौरान कोई असर नहीं होता है। ऐसे हालात में कंपनी को अपने बिजनेस को चलाने के रूल्स को बदल लेना चाहिए। इस इवोल्यूशन को इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहा जाता है। मैथ्स में यह वो पॉइंट होता है जहां पर ग्राफ बहुत तेजी से अपने कर्व को बदल लेता है। तो हम स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट को कैसे पहचान सकते हैं? बदकिस्मती से इसका कोई सीधा तरीका नहीं है। अक्सर कंपनीज को इसका एहसास होने में कुछ महीने लग जाते हैं कि वो इससे गुजरे हैं। हालांकि
आपको यह जरूर पता होगा कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक मुश्किल समय होगा। इस समय मैनेजमेंट, एम्प्लॉयीज और कस्टमर्स के बीच बहुत बहस होगी। पर स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट को न पहचान पाना कुछ न कर पाने का बहाना नहीं है। जब आपकी कंपनी के पास पैसे बचे हों तभी आपको जल्द से जल्द कुछ करना होगा। आपको एक्सपेरिमेंट करने का और ग्रो करने का सिर्फ यही मौका मिलेगा। चलिए कंप्यूटर इंडस्ट्री से स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट को समझते हैं। 1980 में पर्सनल कंप्यूटर पॉपुलर हुए। पीसी ने कंप्यूटिंग के खर्चे को 90% कम कर दिया था। यह एक 10x बदलाव था जिसने कंप्यूटर बिजनेस को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। पहले कंप्यूटर इंडस्ट्री को वर्टिकली बनाया गया था, जिसका मतलब है कि सिर्फ एक ही कंपनी हार्डवेयर, एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर सब कुछ बनाती थी। सिर्फ कुछ ही बड़े कंपटीटर्स थे जैसे कि IBM, DEC, यूनिवैक और वांग। माइक्रोप्रोसेसर के इन्वेंशन के साथ सब कुछ बदल गया। इसने एक चिप के प्रोसेसिंग पावर को बढ़ा दिया था। माइक्रोप्रोसेसर को बनाने में कम पैसे लगते थे। अब ज्यादा लोग कंप्यूटर्स खरीद पा रहे थे। मोटोरोला और इंटेल जैसी कंपनियां माइक्रोप्रोसेसर बनाने और बेचने में माहिर हो गई। इससे दूसरों को भी किसी एक कंपोनेंट में स्पेशलाइज्ड बनने के लिए बढ़ावा मिला। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसे सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम बना शुरू किया जिसे दूसरे ब्रांड्स के साथ इस्तेमाल किया जा सकता था। डेल और HP कंप्यूटर्स को असेंबल करने पर फोकस करने लगे। इस तरह माइक्रोप्रोसेसर की वजह से ये एक हॉरिजॉन्टली स्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री बन गई। अब लोग कई अलग अलग सप्लायर्स से पार्ट्स को कलेक्ट करके अपना कंप्यूटर बना सकते थे। इसमें नुकसान यह था कि ऐसे पीसी उतने अच्छे से काम नहीं करते थे, लेकिन जब कंप्यूटर इंडस्ट्री वर्टिकल थी उस समय के मुकाबले में बहुत सस्ते थे। हर स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट में विनर्स और लूजर्स होते हैं। माइकल डेल ने अपना बिजनेस अपने कॉलेज के दोस्तों के लिए कंप्यूटर बनाकर शुरू किया था। फिर जब तक उन्होंने एक कंपनी नहीं बना ली तब तक उन्होंने इस सर्विस को और ज्यादा कस्टमर्स को देना शुरू कर दिया। डेल कॉर्पोरेशन आज एक $multi-billion कंपनी है। IBM वर्टिकल कंप्यूटर इंडस्ट्री के लीडर्स में से एक था। उन्होंने 1987 में अपना OS 2 ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला था। हालांकि यह IBM के अलावा किसी दूसरे कंप्यूटर में काम नहीं करता था। पहले अनुमान था कि IBM 1990 तक $100 बिलियन की कंपनी बन जाएगी, पर तब तक वो अपने मार्केट लीडर के पोजीशन को एक स्टार्टअप कंपनी कॉम्पैक्ट के कारण खो चुके थे। कुछ कंपनीज इन्फ्लेक्शन पॉइंट के हिसाब से ढल गई और ग्रो कर गई। नोवेल बिजनेस कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरर था, पर जल्दी ही किसी को भी उनका हाईली स्पेशलाइज्ड डिवाइस नहीं चाहिए था। नोवेल के पास उनके सप्लायर्स को देने के लिए पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए उन्होंने हार्डवेयर इंडस्ट्री को छोड़ दिया और सिर्फ सॉफ्टवेयर पर ध्यान देने लगे। 1980 के आखिर तक नोवेल $1 बिलियन की कंपनी बन गई थी। They're everywhere। 10x बदलाव सिर्फ कंप्यूटर इंडस्ट्री में नहीं होता है। इसने लगभग दुनिया के हर बिजनेस में बदलाव किया है। ज्यादातर 10x बदलाव उन 6 फोर्सेज में होता है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। कंपटीशन को एक फोर्स की तरह समझें। अलग अलग बिजनेस हमेशा एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं। हर कंपनी सबसे अच्छी क्वालिटी, प्राइस और कस्टमर सर्विस देने की रेस में लगी हुई है। अपने आप को दूसरों से ज्यादा बेहतर दिखाने के लिए वे मार्केटिंग ट्रिक्स का इस्तेमाल भी करते हैं। कभी कभी आप किसी ऐसे कॉम्पिटिटर का सामना करते हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। एक छोटे से जनरल स्टोर का एग्जाम्पल लेते हैं। ये स्टोर अपने एरिया के दूसरे कई दुकानों के साथ कंपटीशन करता है। अब मान लीजिए कि उस जगह के पास वॉलमार्ट जैसा स्टोर खुल जाए तो क्या होगा? उनके पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग सप्लाई नेटवर्क, ज्यादा वैरायटी और ज्यादा अच्छे डील्स होंगे। जिस तरह से वो जनरल स्टोर दूसरे कंपटीटर्स से कंपटीशन कर रहा था वैसा वो वॉलमार्ट के साथ नहीं कर सकता था, इसलिए उस छोटे से बिजनेस को बहुत सारे बदलाव लाने होंगे। इसका पहला तरीका है मशीनरी, खिलौने या फर्नीचर जैसे सेक्टर्स में स्पेशलाइज करना। दूसरा, लोग कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइज्ड सर्विसेज भी दे सकते हैं। लेकिन कोई भी कंपनी अगर जनरल स्टोर की तरह काम करने की कोशिश करेगी तो वो वॉलमार्ट के कारण बंद हो जाएगी। टेक्नोलॉजी में 10x फोर्सेज आपकी सोच से कहीं ज्यादा असर डालता है।
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फिल्म इंडस्ट्री। 1927 तक सारी फिल्में साइलेंट यानी बिना आवाज के बना करती थीं। बाद में साउंड के साथ आने वाली फिल्मों का मतलब था कि साइलेंट एक्टर्स को सरवाइव करने के लिए इसके हिसाब से ढलना पड़ा था। चार्ली चैपलिन जैसे कुछ स्टार्स ने अपनी जिद के कारण 1940 तक बिना साउंड की फिल्में बनाई। शुरुआत में उनके फेमस होने की वजह से वे सक्सेसफुल हो गए, पर धीरे धीरे चार्ली चैपलिन को भी अपने फिल्मों में बोलना शुरू करना पड़ा था। वहीं ग्रेटा गार्बो जैसे स्टार्स ने तुरंत ही नई टेक्नोलॉजी को अपना लिया था। 1930 की शुरुआत होते ही उन्होंने साउंड वाली फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। इस तरह ग्रेटा ने अपनी पॉपुलैरिटी को बरकरार रखा और इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट की मदद से उसे और भी बढ़ाया। कभी-कभी आपके कस्टमर्स भी सोशल या कल्चरल इवेंट्स की वजह से 10x बदलाव से गुजरते हैं। 1920 में फोर्ड ने इसे एक्सपीरियंस किया था। कार बनाने वाली इस कंपनी का स्लोगन था, यह आपको वहां ले जाता है और वापस भी लाता है। जब लोग कार को सिर्फ जल्दी आने जाने के साधन लिए खरीदने लगे तब फोर्ड मार्केट का लीडर बन गया। पर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इकोनॉमी इंप्रूव हुई और कार सस्ती होने लगी। अब ज्यादा लोग कार खरीद सकते थे। वो कार को अपने स्टेटस सिंबल की तरह देखने लगे। अब लोग और सोसाइटी कार के स्टाइल, डिजाइन और कंफर्ट में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे थे। जनरल मोटर्स ने इस ट्रेंड को नोटिस किया। अब उनकी नई ब्रांड आइडेंटिटी थी, हर पर्पस और पर्पस के लिए कार। जनरल मोटर्स कस्टमर्स की बदलती डिमांड को पूरा करने के लिए हर साल नई कार लॉन्च करते थे। 1930 तक उन्होंने यूएस में फोर्ड को हटाकर खुद नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली थी और सबसे बड़े कार मैन्युफैक्चरर बन गए थे। कंपनीज लगातार अपने कंपटीटर्स, टेक्नोलॉजी और कस्टमर्स नजर रखती हैं, पर वे अक्सर अपने सप्लायर्स को नजरअंदाज कर देती हैं। जिसका मतलब है कि सप्लायर्स में 10x बदलाव होने से सबसे ज्यादा बुरा असर हो सकता है। 1980 में ऐसे एक बदलाव के लिए इंटेल जिम्मेदार था। उस समय वे माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री में लीडर थे। वे सेकंड सोर्सिंग नाम का प्रैक्टिस फॉलो करते थे। यह तब होता है जब मार्केट के लीडर अपनी टेक्नोलॉजी को कंपटीटर्स के साथ फ्री में शेयर करते हैं। इसके पीछे वजह ये थी कि ऐसा करने से कंपटीटर्स भी उस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। फिर मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वह सभी एक जैसे स्टैंडर्ड पर पहुंच जाएंगे, जिससे कि इंटेल को अपना प्रोडक्ट बेचने में आसानी होगी। कस्टमर्स अगर सेकंड सोर्सिंग के हिसाब से नहीं ढलेंगे तो वे इंटेल के अलग अलग नए डिजाइन्स को कैसे अपनाएंगे। पर 1980 में इंटेल ने सेकंड सोर्सिंग को बंद करने का फैसला लिया। कंपनी ने कहा कि जो भी उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहता है वो उन्हें पैसे देकर ऐसा कर सकता है। कंपटीटर्स ने इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं किया और इस वजह से अपने अगले जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर का मैन्युफैक्चरर सिर्फ इंटेल ही था। उनका नया प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। कोई भी इंटेल से कंपटीशन नहीं कर पा रहा था क्योंकि उन्हें नई टेक्नोलॉजी सप्लाई नहीं की जा रही थी। कस्टमर्स पर उनका असर कई गुना बढ़ गया था। इस घटना के बाद इंटेल के कंपटीटर्स को आगे बढ़ने में कई साल लग गए। जिन फोर्सेज की हमने पहले बात की थी वो सभी फ्री मार्केट के मेन फैक्टर्स हैं, जिसका मतलब है एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें अलग अलग बिजनेस को एक दूसरे से कंपटीशन करने की पूरी आज़ादी होती है। पर असल में सारी इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट चलाती है। कभी-कभी इस वजह से भी 10x बदलाव हो सकता है। शायद नियमों में सबसे बड़ा बदलाव 1906 में आया था। तब तक फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन दवाइयों के इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट दिए बिना ही दवाइयां बेच सकते थे। कुछ मैन्युफैक्चरर्स अपनी दवाइयों में अल्कोहल और कोकेन जैसे इंग्रेडिएंट्स शामिल करते थे। इससे कस्टमर्स को उन दवाइयों की आदत लग जाती थी और उनकी दवाइयां ज्यादा बिकती थी। 1906 में यूएस की गवर्नमेंट ने फूड एंड ड्रग एक्ट को पास किया। अब दवाइयों को बनाने के लिए असली रिसर्च की जरूरत थी। बहुत से पॉपुलर फार्मास्यूटिकल ब्रांड्स खत्म हो गए पर बाकियों ने अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए पैसा लगाया। फिर वे अच्छा प्रॉफिट कमाने वाला बिजनेस बनकर इस स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट से बाहर निकले। Why not do it ourselves? इंटेल की शुरुआत 1968 में हुई थी। शुरुआत में वे कंप्यूटर्स के लिए मेमोरी चिप्स बनाते थे।
इन्हें सिलिकॉन की चिप के ऊपर ट्रांजिस्टर रखकर बनाया जाता था। हर चिप पर ट्रांजिस्टर के नंबर को बढ़ाकर ये इंडस्ट्री भी आगे बढ़ने लगी। ऐसा करने से कम दाम में ज्यादा मेमोरी मिलने लगी। इंटेल का पहला प्रोडक्ट 64 बिट का मेमोरी चिप था। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसमें सिर्फ 64 नंबर्स को रखने जितनी ही जगह थी, पर सिर्फ कुछ सालों में ही इंटेल ने 1024 बिट की चिप बना ली। यह इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि इंटेल को इतने सारे यूनिट्स बनाने में मुश्किल होने लगी। 1980 के दशक में इंटेल ने स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट में जाना शुरू किया। उन्हें जापानीज मेमोरी मैन्युफैक्चरर्स से कंपटीशन का सामना करना पड़ा। वह जापानी कंपनी इंटेल से भी कम दाम पर बहुत अच्छे क्वालिटी की चिप्स बनाती थी। इसके अलावा उनके पास रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए बहुत काबिलियत थी। इंटेल ने कहीं से अफवाह सुनी कि जापानी 1 मिलियन बिट वाली मेमोरी चिप बनाने पर काम कर रहे हैं। इंटेल ने अपने कंपटीटर्स से बेहतर और सस्ते चिप्स बनाने की कोशिश में अपने प्रॉफिट का इस्तेमाल किया। भले ही वो कितनी भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जापान से उन्हें हर बार ज्यादा सस्ता चिप मिल जाता था। 1985 तक इंटेल भारी घाटे में चल रहा था। कुछ एग्जीक्यूटिव प्राइस को कम करने के लिए और भी बड़ी मेमोरी चिप बनाना चाहते थे। वहीं कुछ स्पेशलाइज्ड मेमोरी चिप बनाना चाहते थे। इंटेल एक ऐसी कंपनी थी जिसे टेक्नोलॉजी पर बनाया गया था। कई वर्कर्स ऐसा चिप बनाना चाहते थे जो इतना ज्यादा एडवांस हो कि जापानी कंपनी उसका मुकाबला न कर पाए। लेकिन इनमें से कोई भी सॉल्यूशन काम नहीं आया। इंटेल अब असमंजस में पड़ गया था। फिर एक दिन एंडी ग्रोव की मुलाकात इंटेल के सीईओ गॉर्डन मूर से हुई। उन्होंने मूर से पूछा कि अगर वो इस कंपनी को छोड़ देते हैं तो नया सीईओ क्या करेगा। उस समय दोनों को एहसास हुआ कि उन्हें मेमोरी चिप इंडस्ट्री को छोड़ देना चाहिए। इंटेल के पास पहले से ही दूसरा सक्सेसफुल प्रोडक्ट था। वो माइक्रो प्रोसेसर बनाते थे जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में कैलकुलेशन के लिए किया जाता था। मूर को यह समझाना आसान था। हालांकि इंटेल के सीनियर मैनेजर्स ने ग्रोव के खिलाफ बहुत लड़ाई की। उस समय इंटेल कुछ चीजों को मानता था जो धार्मिक मान्यताओं की तरह थी। इनमें से एक यह था कि मेमोरी चिप उनके बिजनेस का दिल है। इंटेल के मैनेजर्स का यह भी मानना था कि सेल्स टीम के पास प्रोडक्ट्स का पूरा सेट होना जरूरी है, नहीं तो कस्टमर्स उनके साथ बिजनेस नहीं करना चाहेंगे। यह बातें सच्चाई से जुड़ी हुई नहीं थी। इससे बस मेमोरी के बिजनेस से बाहर निकलने के किसी भी कोशिश को खत्म किया जा रहा था। ग्रोव और मूर को आगे बढ़ने के लिए महीनों तक बहस करनी पड़ी। बाद में उन्होंने मैनेजर्स से पूछे बिना ही जबरदस्ती फैक्ट्रीज को बंद कर दिया। इस दौरान ग्रोव को एक बात की बहुत चिंता थी। उन्हें यह पता नहीं था कि इंटेल की मेमोरी खरीदने वाले कस्टमर्स का इस न्यूज़ को जानने पर क्या रिएक्शन होगा। पर उनका बर्ताव बिल्कुल नॉर्मल था। कई कस्टमर्स तो इसलिए हैरान थे कि उन्हें यह फैसला लेने में इतना वक्त क्यों लगा। वह जानते थे कि इंटेल को सालों पहले फायदा होना बंद हो गया था। यह इवेंट हमें दिखाता है कि क्यों बहुत कम बार ही सीईओ स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट से बाहर निकल पाते हैं। उनके इमोशंस उन्हें सच्चाई को देखने से रोकते हैं, फिर भले ही वो सच्चाई बाहर वालों को साफ साफ क्यों न दिख रही हो। ग्रोव की दूसरी चिंता उनके रिसर्च टीम को लेकर थी। माइक्रोप्रोसेसर के डिजाइन के लिए जिस फैक्ट्री को चुना गया था वो ओरेगन में था। उसमें मेमोरी चिप के कई इंजीनियर काम करते थे। ग्रोव सोच रहे थे कि पता नहीं उन्हें माइक्रोप्रोसेसर बनाने के लिए मेमोरी बनाने के काम को बंद करने में कैसा लगेगा। एक बार फिर इंजीनियर्स ने ग्रोव को चकित कर दिया। असल में इससे उन्हें राहत मिली थी। लंबे समय से उन्हें पता था कि मेमोरी चिप को लेकर हो रही रिसर्च किसी काम की नहीं है। उन्हें खुशी थी कि अब वो नए प्रोडक्ट पर काम करेंगे जो कुछ काम का होगा। इस ग्रुप ने अपने नए रोल को खुशी से अपना लिया था। इन बदलावों की वजह से 1985 में i386 माइक्रोप्रोसेसर को रिलीज किया गया। यह प्रोडक्ट बहुत सक्सेसफुल हुआ। 1992 तक इंटेल माइक्रोप्रोसेसर इंडस्ट्री में लीडर बन गया था। वो उन जापानी कंपनीज से बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका था जिन्होंने मेमोरी के बिजनेस में उसे हराया था। अगर ग्रोव ने 1985 में इंटेल के बिजनेस को नहीं बदला होता तो शायद इंटेल आज होता ही नहीं। उन्होंने बहुत देर से माइक्रोप्रोसेसर इंडस्ट्री में एंटर किया होता।
अगर इंटेल मेमोरी बिजनेस में रहता तो उससे होने वाले नुकसानों की वजह से वो कभी माइक्रो प्रोसेसर पर रिसर्च नहीं कर पाते। पर ग्रोव के बड़े डिसीजन के पहले से ही इंटेल में बदलाव होना शुरू हो गया था। उन्हें एहसास हुआ कि इंटेल के सिलिकॉन फैब्रिकेशन प्लांट में से सिर्फ एक ही मेमोरी चिप के लिए था। ज्यादातर सेल्स और मार्केटिंग रिसोर्सेज पहले से ही माइक्रो प्रोसेसर की तरफ मोड़ दिए गए थे। इस बदलाव के लिए जो एम्प्लॉयीज इंटेल में सबसे नीचे लेवल पर काम कर रहे थे वह जिम्मेदार थे। सेल्स वाले लोगों को पता था कि कस्टमर को क्या चाहिए। फाइनेंशियल एनालिस्ट्स को भी यह साफ दिख रहा था कि मेमोरी चिप बनाना फायदेमंद नहीं है। बीच के मैनेजर्स वर्कर्स की एडवाइस को सुनते थे और उसी हिसाब से बदलाव करते थे। जो एम्प्लॉयीज बाहर की दुनिया से डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं उन्हें बदलाव के बारे में ज्यादा अच्छे से पता चल जाता है। वह स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स का सामना सीनियर मैनेजर्स के मुकाबले ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। इंटेल में उनके फैसलों की वजह से कंपनी को जल्दी से और आसानी से बदलने में मदद मिली थी। सिग्नल और नॉइज। पहले बताए गए एग्जाम्पल में 10x बदलाव हो रहा है, इसके साइन को देखना आसान था, पर अब एक इन्फेक्शन पॉइंट को पहचानना इतना आसान नहीं है। वह बहुत धीरे धीरे और चुपचाप आता है। कुछ बदलाव इन्फ्लेक्शन के सिग्नल हो सकते हैं, वहीं दूसरे बस भटकाने वाले नॉइज यानी शोर हो सकते हैं। 3 चीजें 10x बदलाव को पहचानना आसान बना देती हैं। पहला, अपने मेन कंपटीटर को देखें। आमतौर पर कोई भी बिजनेस इसे आसानी से पहचान सकता है, पर अगर आपके लिए आपके नंबर 1 कंपटीशन को ढूंढना मुश्किल हो जाए तब क्या करना चाहिए? इसका मतलब है कि इंडस्ट्री में कुछ बदल रहा है। इससे अंदाजा मिलता है कि स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है। दूसरा, अपने की कॉम्प्लीमेंटर्स या साथ काम करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट कंपनीज को देखें। क्या जिन कंपनीज के साथ आप काम करते हैं वो ठीक से चल रही हैं? अगर आपके साथ काम करने वाली सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी का बिजनेस कम होने लगा है तो यह किसी बड़े बदलाव का साइन है। आखिर में, अपने कंपनी के लोगों को देखें। क्या वो सभी पहले के जितने अच्छे से ही काम कर रहे हैं? आपका बिजनेस और आपके स्टाफ एनवायरनमेंट से बहुत गहरी तरह जुड़े होते हैं। अगर वे सभी खराब परफॉर्म करने लगते हैं तो इसका मतलब है कि बिजनेस में बदलाव आ रहा है। पर सिर्फ इन चीजों पर ध्यान देना ही 10x बदलाव को पहचानने का तरीका नहीं है। आप इसके बारे में दूसरों से भी सुन सकते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोग होते हैं जिन्हें कैसेंड्रास कहते हैं। यह वो वर्कर्स होते हैं जो हर रोज बाहर की दुनिया से डील करते हैं। सीईओ और ऊपर के मैनेजमेंट के मुकाबले इन लोगों का स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट को पहचानने का चांस ज्यादा होता है। कैसेंड्रास किसी भी बदलाव पर ज्यादा ध्यान भी देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्फ्लेशन पॉइंट सीधा उनके ऊपर असर करता है। जैसे जब कोई प्रोडक्ट पॉपुलर नहीं रहता तब सेल्समैन को मिलने वाला कमीशन बंद हो जाता है। जब कोई इंजीनियर पुरानी टेक्नोलॉजी पर काम करता है तो उसका करियर रुक जाता है। आपको कैसेंड्रास को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपनी बात आप तक पहुंचा देते हैं। आपको उनकी हर बात को मानने की जरूरत नहीं है, पर जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रही हैं उन सभी को अच्छे से जान लें। धीरे धीरे आप नॉइज में से सिग्नल्स को पहचानना सीख जाएंगे। कई बिजनेस लीडर्स उनको मिली हुई इंफॉर्मेशन को देखते वक्त एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर कोई बदलाव डराने वाला नहीं है तो वो उसे बाद में उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। पर वही डेवलपमेंट समय के साथ एक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन सकता है। एंडी ग्रोव ने 1984 में एप्पल मैकिन्टोश कंप्यूटर को देखने के बाद ऐसी ही गलती की थी। यह ग्राफिकल इंटरफेस का फीचर देने वाला पहला कंप्यूटर था, जिसका मतलब है एक ऐसा स्क्रीन जो पिक्चर्स को दिखा सकता है। उसके पहले कंप्यूटर का सारा इस्तेमाल शब्दों को लिखकर होता था। इमेजेस या टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए पॉइंटर का इस्तेमाल करना ग्राफिकल इंटरफेस की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। पहला मैकिन्टोश बहुत धीरे चलता था और उसमें हार्ड डिस्क भी नहीं था। इसलिए ग्रोव ने उसे एक बेकार खिलौने की तरह देखा। उन्होंने ग्राफिकल इंटरफेस टेक्नोलॉजी की ताकत को नज़रअंदाज कर दिया। इसे पहली बार के नजरिए का जाल कहते हैं। जब आप किसी बदलाव को देखते हैं तो सिर्फ उसकी कमियों के बारे में न सोचें।
मान लीजिए कि अगर इस नई टेक्नोलॉजी में 10x इम्प्रूवमेंट हो गया तो क्या होगा? क्या उस नए प्रोडक्ट से मार्केट बदल जाएगा? अगर नहीं तो आप उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। नहीं तो यह एक साइन होता है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ध्यान देने और इन्फॉर्मेशन के अलावा स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट को पहचानने के लिए एटीट्यूड भी बहुत ज़रूरी होता है। एक ज़रूरी फैक्टर जिसे कंपनी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है वो है डर। एक तरफ डर ज़रूरी भी है। अगर आप बदलाव से डरेंगे नहीं तो आप उसके बारे में चिंता नहीं करेंगे। जो बिजनेस के बारे में चिंता करता होगा सिर्फ वही इंसान मार्केट के फोर्सेज पर लगातार ध्यान देता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े मेंबर्स को कभी एक दूसरे से डरना नहीं चाहिए। कई बीच के मैनेजर्स अपने से ऊपर के लोगों के पास बुरी खबर लेकर नहीं जाना चाहते हैं। वो खुद ऊपर के लोगों की गलतियों को उन्हें बताना नहीं चाहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीच के मैनेजर्स को डर लगता है कि उन्हें इसकी सजा मिलेगी। मार्केट रिसर्चर्स को अक्सर यह दिक्कत होती है। वो सीधा टॉप एग्जीक्यूटिव से बात नहीं कर सकते हैं। उनकी ढूंढी हुई चीजें मैनेजमेंट के कई लेवल से होकर सीईओ तक पहुंचती हैं। लेकिन हर लेवल के साथ वह बुरी खबर थोड़ी कम होती जाती है। ऊपर के मैनेजमेंट को उस हालात के सच में सीरियस होने का एहसास कभी नहीं होता है। इंटेल ने अपने वर्कर्स और लीडर्स की बीच की दीवार को तोड़ दिया। इंजीनियर्स को एग्जीक्यूटिव को यह बताने में डर नहीं लगता था कि वे गलत हैं। इस कंपनी का कल्चर स्ट्रेटेजिक डिस्कशन को बढ़ावा देता है। इस वजह से टॉप मैनेजमेंट को 10x बदलाव को मैनेज करने के लिए जिस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उसे जानने में मदद मिलती है। रेन इन केओस। स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट को लगातार हो रहे उथल-पुथल से पहचाना जा सकता है। कोई भी बदलाव आपकी कंपनी में गड़बड़ किए बिना नहीं हो सकता। नए प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सपेरिमेंट करके ढूंढने में भी कन्फ्यूजन होता है। पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करने के लिए आप 10x बदलाव के होने का इंतजार नहीं कर सकते हैं। इंटेल के मेमोरी इंडस्ट्री को छोड़ने के एग्जाम्पल को याद करें। वो इसके 10 साल पहले से माइक्रो प्रोसेसर पर काम कर रहे थे। अगर इंटेल 1985 में नए प्रोडक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता तो उस कंपनी का दिवाला निकल गया होता। अगर आप एक लीडर हैं तो आपको एक ऐसा कल्चर बनाना चाहिए जिसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन लगातार एक्सपेरिमेंट करता रहे। हमेशा नई टेक्नोलॉजी और नए प्रोडक्ट्स को ट्राई करते रहें। नए कस्टमर्स और साथ काम करने वाली नई कंपनीज तक पहुंचते रहें। फिर जब कोई 10x बदलाव होगा तब आपके पास ट्राई करने के लिए कई सारे ऑप्शंस होंगे, पर एक्सपेरिमेंट करने में कुछ कमियां भी हो सकती हैं। 1980 के आखिर में CISC सबसे आम माइक्रोप्रोसेसर टेक्नोलॉजी था। उस समय साइंटिस्ट्स ने एक और टेक्निक की खोज की जिसे RISC कहा जाता था। इंटेल के कई इंजीनियर्स ने RISC को टेक्नोलॉजी के 10x बदलाव की तरह देखा। 1986 में इंटेल के पास एक बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था जिसका नाम i386 था। वो एक नए और बेहतर वर्जन को रिलीज करने वाले थे जिसका नाम i486 था। इंटेल के स्टाफ ने एंडी ग्रोव को भी RISC प्रोसेसर बनाने में पैसा लगाने के लिए मना लिया। उसका नाम 1860 रखा गया और वो i486 से ज़्यादा तेज़ काम करता था। RISC प्रोसेसर के साथ दिक्कत यह थी कि वो एक बिल्कुल नया टेक्नोलॉजी था। इसका मतलब यह था कि 1860 को उस समय के कंप्यूटर्स के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। फिर भी इंटेल ने इसमें कई रिसोर्सेज लगा दिए। उन्होंने प्लान किया कि वो 1860 को 1486 के साथ रिलीज करेंगे। एक प्रोसेसर को रिलीज करने में बहुत पैसा लगता है। इंटेल को मार्केटिंग, टेक सपोर्ट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज देने पड़ते। आसान भाषा में कहा जाए तो कंपनी एक साथ 2 प्रोडक्ट को सपोर्ट नहीं कर सकती थी। उस समय ग्रोव ने i486 को प्रायोरिटी देने का फैसला किया। उन्होंने 1860 प्रोजेक्ट के स्पीड को कम हो जाने दिया। बाद में RISC टेक्नोलॉजी एक ज़रूरी फोर्स नहीं बन पाई और खत्म हो गई। i486, i386 से भी ज़्यादा हिट हुई थी, पर अगर इंटेल अपनी जिद से RISC एक्सपेरिमेंट पर टिका रहता तो ये उसे सक्सेस नहीं मिलती।
सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट से निकलने के लिए काफ़ी नहीं है। आपको यह भी साफ साफ तय करना होगा कि आप अपनी नई डिस्कवरी का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर पुराने जमाने के बिजनेस की भाषा में बोलें तो अपने बिजनेस को लेकर आपके पास एक विजन होना चाहिए। एक विजन तभी मदद कर सकता है जब इससे यह भी पता चलता हो कि आपकी कंपनी क्या नहीं करेगी। नहीं तो आपके सेल्स स्टाफ और इंजीनियर को यह भी ठीक से पता नहीं होगा कि उनका काम क्या है। फिर वो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट से बाहर निकल पाने के लिए तेजी से काम नहीं कर पाएंगे। आइए लोटस का एग्जाम्पल देखते हैं, जो 1980 के दशक में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था। यह कंपनी अपने स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के जरिए फेमस हुई थी, पर फिर माइक्रोसॉफ्ट भी इस तरह का प्रोडक्ट बनाने लगा। लोटस को समझ आ गया था कि वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते थे। टॉप मैनेजमेंट ने तय किया कि लोटस अब स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर नहीं बनाएगा। इस वजह से उन्हें नोट्स नाम के एक नए प्रोडक्ट पर फोकस करने में मदद मिली। बिजनेस में कोई भी लोटस के डायरेक्शन में आए बदलाव की वजह से कंफ्यूज्ड नहीं था। उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज को नोट्स के डेवलपमेंट में लगा दिया। लोटस ने उस 10x बदलाव को सरवाइव कर लिया था जिसे माइक्रोसॉफ्ट इंडस्ट्री में लेकर आया था। 1995 में IBM ने लोटस को $3.5 बिलियन में खरीद लिया। पर ऊपर बताए गए एग्जाम्पल से एक दिक्कत आती है। क्या जल्दी डिसीजन लेना और सिर्फ एक बदलाव के लिए सारे रिसोर्सेज को लगा देना सही है? चलिए सबसे पहले बदलाव के स्पीड को देखते हैं। अगर आप बहुत देर से शुरू करेंगे तो आपके बिजनेस को बहुत पैसों का नुकसान होगा। आप मार्केट में लीडर बनने के मौके को खो देंगे। हो सकता है कि आपका बिजनेस इससे उबर ही ना पाए। अगर आप बहुत जल्दी शुरुआत कर देंगे तो हो सकता है कि वो बदलाव फेल हो जाए, पर आपका पुराना बिजनेस मॉडल तब भी सक्सेसफुल रहेगा। आपके पास उस फेलियर से बाहर निकलने के लिए काफ़ी रिसोर्सेज होंगे। इससे साफ है कि बाद में बदलाव करने से बेहतर है पहले बदलाव करना। इसके अलावा यह दिक्कत हो सकती है कि क्या आपको सिर्फ एक ही बदलाव पर ध्यान देना चाहिए। हमने पहले ही बात की है कि कैसे एक साथ कई सारे प्रोडक्ट्स पर ध्यान देने से रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं। स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट से गुजरना आपके कंपटीटर्स से साथ एक रेस की तरह होता है। अगर आप तेजी से नहीं चलेंगे तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। उसके हिसाब से जल्दी ढलने के लिए आपको सिर्फ एक ही गोल से जुड़े रहना होगा। आपके पास कई गोल्स पर ध्यान दे पाने जितना समय नहीं है। जब आप कोई स्ट्रेटजी चुनते हैं तब आप गलती कर सकते हैं, पर अगर आपका ध्यान अलग अलग कंपटीशन के आइडियाज में बंटा हुआ रहेगा तो आप जरूर फेल हो जाएंगे। करियर इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट बिजनेस को हमेशा के लिए बदल देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर उन कंपनीज के एम्प्लॉयीज पर पड़ता है जो इसमें शामिल थे। अपने खुद के बारे में सोचकर 10x बदलाव के दौरान आपको अपने करियर को बचाने के लिए तैयार रहना चाहिए। लोग उन लेसन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो बिजनेस में मदद करते हैं। आपका करियर एक बिजनेस के जैसा ही है और आप इसके CEO हैं। बिजनेस की तरह ही आपके जॉब पर मार्केट के फोर्सेज का असर होता है और CEO की तरह ही आप इसके फ्यूचर के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक दिन आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपके एक्शन या तो आपके करियर को आगे ले जाएंगे या खत्म कर देंगे। या करियर इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। आइए उस जर्नलिस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं जिसने एंडी ग्रोव का इंटरव्यू लिया था। डेविड शुरुआत में एक बैंकर की तरह काम करता था। वो अपने काम में बहुत अच्छा था और उसे उम्मीद थी कि उसे प्रमोशन जरूर मिलेगा। लेकिन एक दिन उसे एक नोटिस मिला कि बैंक को किसी दूसरी कंपनी ने खरीद लिया है। कोई गलती ना करने के बावजूद उसकी जॉब चली गई थी। डेविड ने तय किया कि वह नहीं चाहता कि उसका करियर किसी कंपनी पर डिपेंड करे, इसलिए वो स्टॉक ब्रोकर बन गया। भले ही यह एक फाइनेंशियल जॉब थी, पर इसके लिए उसकी बैंकिंग स्किल्स काफ़ी नहीं थी। डेविड को ब्रोकरिंग के बारे में सीखने के लिए क्लास लेने की ज़रूरत थी। कुछ सालों तक डेविड एक सक्सेसफुल स्टॉक ब्रोकर की तरह काम करता रहा, पर फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई। उसके कई क्लाइंट्स ने उस ऑप्शन को चुन लिया था क्योंकि वो बहुत सस्ता था। एक बार फिर डेविड का करियर खत्म होता हुआ नजर आने लगा।
इस बार डेविड ने किसी ऐसे करियर में जाने के बारे में सोचा जिसकी जगह टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से नहीं ली जा सकती हो। डेविड को हमेशा से लिखने का शौक था, तब उसने अपने बैंकिंग के एक्सपीरियंस को यूज करने और एक बिजनेस जर्नलिस्ट बनने का फैसला किया। डेविड ने हर बार अपनी जॉब खोने के बाद खुद को नए हालात में ढाल लिया। लेकिन आमतौर पर जब मार्केट में हो रहे बदलाव का असर आपके करियर पर पड़ता है, तब आपको पहले से प्लान करना चाहिए और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे एक सीईओ अपने कैसेंड्रास की बात सुनता है और अपने कंपटीटर्स पर नजर रखता है, वैसे ही करियर इन्फ्लेक्शन के होने के पहले ही आपको उसे पहचानना होगा। इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का सबसे आसान तरीका है अपने इंडस्ट्री के लोगों से बात करना। कॉन्फ्रेंस में जाए और दूसरे बिजनेस के रिपोर्ट को पढ़े। अपने जैसे सेम जॉब वाले लोगों से कनेक्ट करें। अपने काम पर कलीग्स के साथ बिजनेस मैटर्स के बारे में बातचीत करें। कभी-कभी आपकी इंडस्ट्री उस 10x बदलाव को देख ही नहीं पाती है जो उस पर असर कर रहा होता है। इसलिए ध्यान रखें कि आपको आपके फील्ड के बाहर के लोगों से भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी चाहिए। आमतौर पर यह ऐसे लोग होने चाहिए जो आपकी चिंता करते हैं, जैसे कि आपका परिवार या आपके दोस्त। सिर्फ इन्फॉर्मेशन जमा करके रुकना नहीं है। उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल खुद को करियर इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए तैयार करने के लिए करें। जैसे एक सीईओ अपने बिजनेस में एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक उसी तरह आपको भी अपने स्किल सेट को बढ़ाने के लिए नई चीजें ट्राई करनी होंगी। एक्सपेरिमेंट करने का मतलब है फ्रीलांसिंग करना या कोई दूसरा पार्ट टाइम जॉब करना। आप वापस कॉलेज भी जा सकता है और नए स्किल्स सीख सकते हैं। कई प्रोफेशंस वीकेंड्स पर एडिशनल क्वालिफिकेशन या डिग्री के लिए पढ़ाई करते हैं। कंपनी के अंदर ही नया करियर बनाने के बारे में आप अपने बॉस से भी बात कर सकते हैं। अपने करियर में जो सबसे बड़ी गलती आप कर सकते हैं, वो है खुद को बदलाव के लिए तैयार न करना। जैसे एक सीईओ अपने कंपनी के काम करने के पुराने तरीके से इमोशनली जुड़ा होता है, वैसे ही हो सकता है कि आप भी अपने पुराने करियर से जुड़े हुए हों पर अपने इमोशंस को अपने फैसलों पर असर न करने दें। गुमान और घमंड दो हार्मफुल इमोशंस होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि 10x बदलाव का भी उनके ऊपर कोई असर नहीं हो सकता है। उनका मानना होता है कि उनके स्किल्स उन्हें जॉब मिलने की गारंटी देते हैं। पर याद रखें कि सबसे ज्यादा स्किल्ड प्रोफेशंस को भी हटाया जा सकता है। इंग्लैंड में कपड़े बुनने वालों को सबसे ज्यादा पैसे मिला करते थे, पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान कपड़े बुनने वाली मशीन ने उनकी जगह ले ली। उसके बाद वो इतने स्किल्ड वर्कर्स भी मामूली मजदूर बनकर रह गए थे। याद रखें कि सिर्फ वही टिक सकता है जिसके अंदर पागलपन होता है। कंक्लूजन। सबसे पहले आपने 10x बदलाव के बारे में जाना। यह तब होता है जब मार्केट के फोर्सेज इस तरह बदलते हैं कि वो पूरी इंडस्ट्री को बदलकर रख देते हैं। यह फोर्सेज हैं कंपटीटर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, पोटेंशियल कंपटीटर्स, सब्स्टिट्यूशन और कॉम्प्लीमेंटर्स। ऐसे बदलाव की वजह से स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है जिसमें आपको अपने बिजनेस को बदलने की जरूरत होती है। दूसरा, आपने जाना कि 10x बदलाव हर इंडस्ट्री में होता है। हर एक नया वॉलमार्ट स्टोर उसके कंपटीटर्स के लिए 10x बदलाव होता है। नई टेक्नोलॉजी लगातार बिजनेस को बदल रही है। कस्टमर्स के एटीट्यूड भी लगातार बदल रहे हैं। गवर्नमेंट के रूल्स की वजह से भी स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ सकता है। तीसरा, आपने इंटेल की कहानी के बारे में जाना कि कैसे उसने स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट को पहचाना। यह सस्ती मेमोरी चिप बनाने वाले जापानी कंपटीटर्स की वजह से हुआ था। इंटेल को पूरी तरह अपने प्रोडक्ट को बदलना पड़ा था और उसके बजाय माइक्रो प्रोसेसर बनाना शुरू करना पड़ा था। इस प्रोसेस में दिक्कतें आई पर आखिर में उन्हें कामयाबी मिली। चौथा, आपने सीखा कि स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट को कैसे पहचानना है। कंपटीटर्स, कॉम्प्लीमेंटर्स और कंपनी के स्टाफ में हो रहा बदलाव 10x बदलाव का अनुमान लगाने के लिए अच्छा साइन है। अपने ऑर्गेनाइजेशन के कैसेंड्रास की बात सुनें। कंपटीशन के डर को बढ़ावा दे और बहस या बातचीत के डर को दूर करें। पांचवा, आपने जाना कि स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए कैसे खुद को तैयार करना है और कैसे उससे डील करना है। एक्सपेरिमेंट करना ही इसका तरीका है।
जब आपको बदलने की जरूरत होती है तब ये आपको ऑप्शंस का एक सेट देता है। ध्यान रखें कि आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी क्या है और क्या नहीं है। एक स्ट्रेटजी पर फोकस करें और जल्दी से उसे अप्लाई करें। छठा, आपने करियर इन्फ्लेक्शन पॉइंट को हैंडल करना सीखा। 10x बदलाव को पहचानने के लिए लगातार अपनी इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते रहें। नए स्किल्स सीखें, ये आपके करियर को बचाए रखेगा। कभी भी यह न सोचें कि आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता है। स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट बिजनेस के मालिकों से लेकर एम्प्लॉइज तक हर किसी पर असर करता है। यह आपके हालातों में ढलने का, तैयारी का और हिम्मत का टेस्ट लेता है। इस समरी ने आपको सिखाया कि इन्फ्लेक्शन को कैसे पहचानें और उससे कैसे डील करें। इस नॉलेज का इस्तेमाल अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने और अपने बिजनेस या करियर को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए करें।